हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम जो एनिमे का एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है बैकेनो। ये बड़ी कमाल की और शानदार एनिमे होने वाली है। इस एनिमे में हमें दिखाया जाता है माफियाज और काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर, रॉबर्स हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। ये पूरा ड्रामा इस एनिमे का इस पे ही बेस्ड है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों के पास इमॉर्टैलिटी की शक्ति आती है, जिसके कारण वो कुछ ऐसा ऐसा करते हैं जो आगे हमें इस कहानी में बताया जाता है। ये कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली मांगा में तो सीधा सीधा बता रखा है, लेकिन जब इसकी एनिमे बनाई गई तो पता नहीं क्यों काफ़ी चीज़ें रैंडमली कर दी, जिसके कारण काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए मैं जैसे मांगा में बताया गया है मैं वैसा बताऊँगा। और हाँ गाइस, पहले मैं काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं तो उन कैरेक्टर के मैंने नाम्स जितने भी हैं वो सब आपकी स्क्रीन पे मैंने दे दिए हैं, तो पहले आप उनका नाम देख लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा काम पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी कम वीडियो से प्रॉब्लम हो, या वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, तो यार कमेंट ज़रूर कर देना। आपके कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं बैकेनो। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका प्लॉट बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी हो कि ये कहानी जो है 1711 की है, जहाँ पे कुछ एल्केमिस्ट का ग्रुप इमॉर्टेलिटी का एक फॉर्मूला ढूंढ लेता है और वो आपस में बांट लेते हैं। उनमें से जो एक आदमी होता है उसका नाम होता है सिलीजेट क्वैट्स। वो सबको, जितने भी उसके इमॉर्टल साथी होते हैं, उन सबको मारना चालू कर देता है। लेकिन यार उन जो सन की आदमी जिसका नाम मैंने बताया सिलीजर क्वैट, उससे बचने के लिए ये सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। और 19 फिर वक्त गुजरता रहता है। 1930 में मैनहट्टन का शहर आता है। मैनहट्टन एक शहर है यूएस में, ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि है ना, कुछ लोग होते हैं मैनहट्टन में, वो वापस से जो इमोर्टलिटी का फॉर्मूला होता है वो बनाने की कोशिश करते हैं। यार गलती से वो लोग क्या करते हैं, तो खो देते हैं। तो वो मैनहट्टन की गलियों में घूमते रहता है और किसी की ड्रिंक्स में मिल जाता है। जितनी भी ड्रिंक्स पीते हैं उसका उसमें बेसिकली जो लोग होते हैं वो माफिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ चोर लोचक के भी लोग होते हैं जिनको वो अमरता का ज्ञान हो जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा घातक होता है। आगे अब इस जो स्टोरी है इसमें बताया जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यार एक केरल नाम की लड़की होती है जो काफ़ी सारी किताबों अखबारों को छान रही होती है और मेज पे भी बैठी होती है। वे डेली डेज के वाइस प्रेसिडेंट गुस्ताव सेंट जर्मन से जुड़ी हुई होती है। और इसी के लिए ना गुस्ताव जो होता है वाइस प्रेसिडेंट, वो उस लड़की को फटकार देता है और उसकी जो गड़बड़ी होती है ना उससे माफ़ी मांगने को भी कहता है। गुस्ताव उससे पूछता है कि तुम ये कर क्या रही हो इतने सारे अखबार फैला के। तो कैरल बताती है कि 1930 में जो घटना हुई थी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, और वही चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। तो गुस्ताव जो होता है एक अखबार का पेज को मोड़ के उसके सिर पे रखता है और उससे बोलता है, क्या यही बात है जो 1930 में ट्रेन में घटना हुई थी? मैं आपको ट्रेन का नाम बता देता हूँ। ट्रेन का नाम होता है पुसीफुट। ये ट्रेन का नाम है। हमें अगला सीन जो होता है वो ट्रेन का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कैरल होती है वो विंडो सीट की तरफ बैठी होती है और एक इंद्रधनुष को देख के वो उसकी प्रशंसा करती है। तो इतने में हमारे जो गुस्ताव होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम जो इंसान हैं हमेशा जब इंद्रधनुष को देखते हैं ना, बड़े आश्चर्य की नज़रों से देखते हैं। यार ऐसा क्यों? तो कैरल से पूछता है वो कि क्या तुमने भी यही सोचा? तो कैरल बोलती है कि हम पत्रकार हैं, हमारा काम है कि जो पीछे हुई घटना पे अपनी राय रहना, ना कि उन सब बातों पे हमें आश्चर्य करना। तो गुस्ताव उसे 300 पॉइंट दे देता है। इनका कुछ पॉइंट सिस्टम होता है, वो चल रहा होता है। इसके अलावा जो झूठी का जानकारी होती है उसके थ्रू वो पता लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि कई बार झूठी कहानियों में भी, झूठी बातों में भी कुछ ना कुछ सच छुपा रहता है। फिर गुस्ताव है ना कैरल से बोलता है कि जो पहले घटना हो चुकी है, हम उस सब को, जो कि घटनाएं बेसिकली चालू हुई थी 1711 से, हमें उन सब घटनाओं को जोड़ के देखना चाहिए जो कि आज तक 1930 में हुई है। तो कैरल जो होती है वो इस बात से सहमत होती है और वो अपनी टिप्पणी देना चालू करती है। फिर कैरल हमें बताती है कि इसाक एंड मारिया नाम के दो करेक्टर के बारे में, जो कि काफ़ी फ़नी करेक्टर होते हैं, कि उनके कानों पे हमें कट मिला। मारिया हार्वेड नाम की एक लड़की होती है जो कि रोती हुई मिली। लैड रूसो ने शूट कर दिया एक छोटे से बच्चे को। और लक गैंडोर जो कि गैंडोर फैमिली का वारिस होता है, और सिजलो मेयर, इसको गोली मार के इनकी बुरी तरीके से हत्या कर दी गई। ये सब कैरल गुस्ताव को बता रही होती है ताकि वो कहानी को लिंक कर सकें। उसके बाद कैरल एक युवक की तस्वीर उठाती है और सुझाव देती है कि इन सब पात्रों में से मुझे ये जो पात्र है ना, मतलब ये जो करेक्टर है, मुझे मेन सस्पेक्ट लग रहा है। तो चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो वो हमें पिछली कहानी में दिखाया जाता है कि एक छोटी सी इटली की सड़क होती है, वहाँ पे इरिश नाम का लड़का, बेसिकली इसका नाम है फिरो प्रोचेनेचो, लेकिन
नाम लेने में मुझे कभी तकलीफ़ हो रही है तो मैं इसका नाम शॉर्ट में इरिश रख देता हूँ। तो बताता ही है कि वो एक रास्ते से जा रहा था इटली की सड़क पे से, वहाँ पे उसे एक बैगर मिलता है। तो वो पैसे ही इरिश जो होता है काफ़ी दुखी मन में होता है, तो वो अपने जेब में से वॉलेट निकाल के कुछ पैसे उसको दे देता है। तो बैगर आदमी खुश होता है और अपने बैग में हाथ डालता है, कहता है कि मैं तुम्हें कुछ फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहता हूँ। वो फ्लावर्स की जगह अपना चाकू निकालता है और इरिश को जैसे ही मारता है, इरिश उसका चाकू पकड़ लेता है। इसी के कारण उसकी 2 उंगलियाँ कट जाती हैं। बैगर ये देखता है और वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन इरिश जो होता है उसकी उंगलियां जो कट के ज़मीन पे गिर गई थी वो ऑटोमेटिकली वापस उसके हाथ से जुड़ जाती है और इरिश उस आदमी बैगर को काफ़ी ज़ोर से पीटता है। फिर हमें एक बार फिर से 1930 दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका में कट रहा होता है। अमेरिका में हालात बहुत बुरे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट छाई रहती है, लोग दारू के नशे में चूर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो अनएम्प्लॉयड और होमलेस लोग होते हैं, और कुछ लोग चोरी कर रहे होते हैं, किचन में से खाने के लिए तक चोरी कर रहे होते हैं। ऐसा सब कुछ दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुस्तावो जो फैमिली होती है वो माफिया होती है। जो गुस्तावो बगेटा अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, जो कि हैवीली गन होती है उनके पास, कि पूरे शहर में तबाही मचा दो, जहाँ पे जितने भी ये जुआ खाने दारू वगैरह बिक रही हैं उन सब पे, और स्पेशली कैसीनोज़ पे। तो वो बोलता है कि जो मार्टिलोस गैंडोर है हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। बेसिकली जो है गुस्तावो जो है एक माफिया ग्रुप है, और जो मार्टिलोस है गैंडोर का वो अलग माफिया ग्रुप है। इन दोनों के बीच में ना टसल चलती रहती है। 2031 में दिखाया जाता है कि जो गुस्तावो होता है वो डैलस के सेकंड बेटे को, जो कि जेनरॉड फैमिली का होता है, उसको वो पहचान लेता है। बताया जाता है कि गुस्तावो ने डैलस के पिता रेमंड और उसके भाई जेफरी को मार डाला। ये खुलासा करते ही डैलस ने गुस्तावो पर अपने रिश्तेदार की हत्या का आरोप लगा दिया। गुस्तावो ने उनको मारने के बाद अपने सारे आदमियों को कहा कि उनकी जो हत्या हुई है मेरे हाथों उसका कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए, और अदालत में जो जज होता है वो उसको भी पैसा खिला देते हैं इस केस को रफा दफा करने के लिए। गुस्तावो ने डैलस को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को कहा जो कि हथियार बनते हैं, और कहा मुझे डैलस या तो जिंदा या मुर्दा दोनों में से किसी भी सूरत में मुझे वो चाहिए डैलस। के बाद हमें दिखाया जाता है गुस्तावो के सारे आदमी डैलस को पकड़ने के लिए और उसके साथियों को पकड़ने के लिए एक ट्रेन पे पूरी तरीके से हमला करते थे, गोलियों की बौछार करते थे। काफ़ी सारी गोलियां डैलस और उसके आदमियों को लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग बच जाते हैं, पता नहीं कैसे। जैसे ईश के पास जो पावर होती है अपने आप को रीहील करने की, इमॉर्टलिटी की, वैसे ही डैलस और उसके साथियों के पास भी सेम पावर होती है। अटैक होने के बाद वहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं, बिल नाम का और इसका साथी होता है। बिल को जब वो हालत देखता है तो वो सोचता है कोई ज़िंदा नहीं बचना चाहिए, लेकिन उसे पता लगता है कि जो पुसीफुट ट्रेन होती है उसके अंदर इमॉर्टल्स भी होते हैं, वो बच जाते हैं। इस चीज़ को वो कवर करने के लिए अपने साथी को बोलता है कि हमें आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो था लोग मर चुके हैं, हमें उन अपराधियों को पकड़ना है। दिखाया जाता है गुस्ताव के आदमी इमॉर्टल्स पे हमला करते हैं एक दुकान के अंदर, जो कि बेसिकली बुक शॉप होती है। वहाँ पे गुस्ताव के आदमी फीरो को इतनी गोलियां मारते हैं कि दुकानदार को लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो वापस से हील हो जाता है। तो दुकानदार उससे कहता है मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊँगा। उसके बाद अगला सीन ग्रैंड सेंटर स्टेशन का होता है, जहाँ पे मेइजा एंड फीरो एक टेबल को घेर लेते हैं। वहीं पे एनिस और गैंडर ब्रदर दूसरी टेबल को घेर लेते हैं, जहाँ पे चाय का कप पहले से ही रखा हुआ होता है। और वो फीरो और मेइजा से कहते हैं कि यार तुम दोनों कुछ समय के लिए प्लीज़ यहीं रुक सकते हो। तो हमारा फीरो और मेइजा कहते हैं कि यार मैंने सुना है कि यहाँ पे पुसीफुट नाम की एक ट्रेन है, जो कि बड़ी शानदार ट्रेन है, सारे अमीर लोग उसमें जाते हैं, हमें वो देखनी है। फीरो मेइजा के नाम बारे में बताता है कि यार ये मेरा बहुत ज़्यादा ओल्ड फ्रेंड है, और ये एक किस्म का इंट्रोवर्ट आदमी है जो कि सारी दुनिया का बोझ अपने कंधे पे लेता है। कुल मिला के वो एक दूसरे की खींचतानी कर रहे होते हैं, जैसे दोस्त यार करते हैं ना। अगले सीन में हमें लुआ और लेड दिखाए जाते हैं। जैसे वो पहले मैंने बताया था कि ट्रेन में हादसा हो गया था, गोलीबारी हुई थी, उसमें लुआ और लेड तो बच जाते हैं, लेकिन जो लुआ होता है उसका हाथ कट जाता है, और उन दोनों को पुलिस वाले घेर लेते हैं, क्योंकि जो लुआ और लेड्स होते हैं वो एक तरीके के चोर और माफिया होते हैं। तो लुआ लेड से कहता है पुलिस वालों के हाथ से मैं तो मरना नहीं चाहता भाई, साफ बात है। वो लेड से कहता है मैं तुम्हें मार देता हूँ। तो ये सुन के लेड थोड़ी घबरा तो जाती है, लेकिन लुआ कहता है कि नहीं मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मेरे पास इतनी है ताकत। तो बाद लुआ अपना हाथ हवा में उठाता है और हम देखते हैं कि ना लुआ के बाएं हाथ का पूरी तरीके से मांस हट चुका है,
और उसका अल्सर और जितनी भी हड्डियाँ होती है सब वो दिखने लग जाती है। ये देख के सारे पुलिस वाले एकदम शॉक और डर जाते हैं, यार ये हुआ क्या। हमें फ्लाइंग पुसी फुट का जो ट्रेन है वो स्टेशन पे तो आ जाती है, उसमें से कई जख्मी लोग निकलते हैं। बेसिकली फिर हमें पता चलता है कि ये हो क्या रहा है। ये सब इमॉर्टल्स होते हैं जो कि मर नहीं सकते। इन पे जो हमला हुआ था ये सारे आपस में एक स्टेशन पे मिलते हैं, ग्रैंड स्टेशन पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लोग तो हमें स्टेशन पे मिल जाते हैं और कुछ लोग नदी पे, जो पास में नदी होती है, उसमें तैर रहे होते हैं सामान के, बंदूकों के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि ही नदी के पास कुछ मछुआरे फिशिंग कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं यार ट्रेन में हुआ क्या, इतने सारे सूटकेस और इतने सारे लोग कैसे पानी में से बह के आ रहे हैं। बाकी सारे लोग जो इमॉर्टल्स होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं कि वो सब वापस आ जाते हैं। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार, मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। मैं जब पूरी कंप्लीट करूँगा तभी ढंग से बता पाऊँगा। मैं इस कहानी को पूरा देख लूँगा तभी मैं आपको बता पाऊँगा। अभी काफ़ी चीज़ें पजल हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। जैसे जैसे इसके एपिसोड मैं डालता रहूँगा मैं आपको और क्लियरिटी के साथ देता रहूँगा। प्लीज़ यार साथ मत छोड़ना। मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सच में ये बहुत अच्छी है। इसकी 8.4 रेटिंग है यार। सीरियसली एनीमे हार्ड है। प्लीज़ यार मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्ट्रेंज एनीमे 3D और शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को। मैं ऐसे ही इसके एपिसोड लाता रहूँगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ यार।